बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGT 402 लेसन नंबर 7 और लेसन का नाम है हमारे पास मटीरियल। मटीरियल से मतलब हमारा वही साजो सामान है जो कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। उसके बाद फिनिश गुड जब हमारे पास बन जाते हैं वो भी हमारे पास मटीरियल है जिसकी हम इन्वेंट्री रखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हम पढ़ चुके हैं कि इन्वेंट्री की हमारे पास दो टाइप्स हैं, उसका रिकॉर्ड रखने की। बिकॉज़ वैसे तो इन्वेंट्री हमारे पास रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्री हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री हो सकती है और फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री हो सकती है। बट इसका जो हमने रिकॉर्ड रखना है तो उसके हमारे पास दो तरीके हैं, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो सबसे पहले हम परपेचुअल को देखते हैं। अंडर दिस सिस्टम अ कंप्लीट एंड कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ मूवमेंट ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम इज़ मेंटेन्ड। इसमें हमारे पास आपने दो कीवर्ड्स याद रखने हैं, कंप्लीट एंड कंटिन्यूस। इसमें मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है और लगातार रखा जाता है, राइट। तो परपेचुअल रिकॉर्ड्स आर यूज़फुल इन प्रिपेयरिंग मंथली, क्वार्टरली और अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि जब आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है एक मंथ की, एक क्वार्टर की, ईयरली, जितने भी आपने एक टाइम पीरियड की बनानी है तो परपेचुअल रिकॉर्ड उसमें आपके काम आते हैं। रिकॉर्ड यूज इज़ नॉर्मली अ स्टोरेज लेजर कार्ड। तो स्टोर लेजर कार्ड बेसिकली आपके पास समझ लें एक रजिस्टर होता है जिसमें आप अपने रिकॉर्ड्स रखते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री के लिए। तो ओल्ड स्कूल में ये लेजर हमारे पास कैसे रखे जाते थे, कोई थिक बुक्स होती थी हमारे पास या फिर कोई बाइंडर होता था। बट आजकल डिजिटल एज है तो डिजिटल रजिस्टर होता है हमारे पास, जिस तरह के डेटाबेस टेबल हमारे पास होते हैं, उसमें अकाउंटेंट्स अपना ये सब स्टोर करते हैं, सारे रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। बट अभी भी हम इसको स्टोर लेजर ही कहते हैं। तो वैसे लेजर और रजिस्टर में क्या फ़र्क है? तो रजिस्टर यूजुअली सिर्फ इसलिए होता है कि उसमें हम चीज़ों को लिस्ट कर देते हैं, जैसे कि विजिटर रजिस्टर हो गया या फिर चेक रजिस्टर। लेकिन हाउएवर एक लेजर में हमारे पास हम कैलकुलेट करते हैं, एक बैलेंस कैलकुलेट करते हैं या फिर किसी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, तो ये स्टोर लेजर कार्ड में क्या होता है? स्पेसिफाइंग क्वांटिटी वाइज रिसीट, इशू एंड बैलेंस टुगेदर विद वैल्यूज़ इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी आपने देखा हम वैल्यूज़ को कर रहे हैं, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हम उनको बैलेंस कर रहे हैं और इन्वेंट्री की क्वांटिटी वाइज हम रिसीट रखते हैं। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास? तो इट प्रोटेक्ट्स मटीरियल फ्रॉम थेफ्ट और लॉस। बिकॉज चोरी हुई या फिर कहीं मटीरियल लॉस हुआ तो हमें पता चल जाए, हमारे पास एक रिकॉर्ड होगा, सो वी कैन कीप ट्रैक के चीज़ें पूरी हैं कि नहीं। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड स्पॉइलेज, कि हमें साथ साथ अंदाज़ा रहता है कि कितना इसमें से वेस्ट मटेरियल है, कितना हमारे काम का है, कितनी स्पॉइलेज है। देन इन्वेंट्री लेवल्स कैन बी फिक्स्ड एंड ऑब्जर्व्ड। लाइक हमें पता चल जाएगा कि कब हमने इन्वेंट्री को रीफ़िल करना है और कब हमारी इन्वेंट्री ख़त्म हो रही है। देन इट सर्व्स एज अ मोरल चेक। तो मोरल चेक कैसे कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है एम्प्लॉयज़ पे कि हमारी एक स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है, तो उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को समझ लें मोरल चेक कहा गया है। इट हेल्प्स इन हाईलाइटिंग स्लो मूविंग एंड ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, कि ऐसी इन्वेंट्री जो कि हमारे काम की नहीं रही उसको हाईलाइट किया जाए, ये पुरानी हो रही है। देन इट हेल्प्स इन फ्रीक्वेंट फिजिकल काउंटिंग। बिकॉज हम परपेचुअली अपना रिकॉर्ड रख रहे हैं तो हमें फ्रीक्वेंट फिजिकल काउंटिंग करनी पड़ेगी। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। वाई इज़ डैट? बिकॉज आप परपेचुअली एक रिकॉर्ड रख रहे हैं, आप एक टाइम पीरियड के बाद नहीं रख रहे, आपको कंटिन्यूसली उसको इम्प्रूव करना पड़ रहा है, कंटिन्यूसली उस पर वर्क करना पड़ रहा है। इट इज़ कॉस्टली ऑफ कोर्स, जब इतना फ्रीक्वेंटली करेंगे तो कॉस्टली तो होगा। दैन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड, आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती हैं। सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, आपको उस बारे में नॉलेज भी होना चाहिए टेक्निकल के कैसे आपने सब चीज़ों का हिसाब रखना है। देन वी हैव पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और फिजिकल सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज़ डिटरमाइंड। हम इन्वेंट्री की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। इसमें हम एक टाइम पीरियड स्पेसिफिक जो हमने 1 ईयर सिलेक्ट कर लिया उसके बाद ही हम अपने वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं थ्रू अ फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री का हम फिजिकल काउंट करते हैं स्टोर या वेयर हाउस में। इट डज़ नॉट मेंटेन अ कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ मूवमेंट ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम। तो अब ज़ाहिर है हम साल बाद अपना रिकॉर्ड कीप कर रहे हैं, तो जो कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है, एक आइटम गया या 2 आइटम आए, उनका हम मेंटेन नहीं कर रहे एक रिकॉर्ड। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल, ये चीप भी होगा, कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड नहीं है, टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपने सिंपल काउंटिंग करनी है। इसमें आपके क्या कीवर्ड्स होंगे? फिजिकल काउंट, राइट, फिजिकल काउंट
और 1 ईयर। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? ये मटेरियल्स को प्रोटेक्ट नहीं करता फ्रॉम थेफ्ट और लॉस्ट, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं है रोज़ का आपका कितना सामान कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। नो हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्टेजेस एंड स्पॉइलेज। बस जो उसके एडवांटेजेस थे परपेचुअल के, वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि वो जो एडवांटेजेस हमें फ्राहम कर रहा था वो ये वाला सिस्टम हमें फ्राहम नहीं कर रहा, राइट। इन्वेंट्री लेवल्स हम फिक्स नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। स्लो मूविंग या ऑब्सोलीट इन्वेंट्री में ये हमारी मदद नहीं करता उसको हाईलाइट करने में। नो हेल्प इन फ्रीक्वेंट फिजिकल काउंटिंग। फिजिकल काउंट में भी हमारी फ्रीक्वेंटली हेल्प नहीं करता, बिकॉज फ्रीक्वेंटली हम कर ही नहीं रहे, तो कैसे ये हमारी हेल्प करेगा। ओके, देन वी हैव दिस टेबल एंट्रीज फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखें, पहली जो चीज़ें उन्होंने हमें दी हुई है कि क्रेडिट पर जब आपने परचेज़ की है, राइट, तो जब आप उसका रिकॉर्ड रख रहे थे परपेचुअल इन्वेंट्री में, और एक तरफ आप उसका रिकॉर्ड रख रहे थे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। तो परपेचुअल में आपको पता है कंटिन्यूसली सब कुछ अपडेट हो रहा है, तो जो आपने क्रेडिट पर परचेज़ की वो डायरेक्ट आपकी इन्वेंट्री में जा रही है, राइट, वो डायरेक्ट आपकी इन्वेंट्री में जा रही है, तो अकाउंट पेबल भी साथ में आ रहे हैं। तो अब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ये डायरेक्ट अपडेट नहीं करता इन्वेंट्री को, तो ये परचेजेस में ऐड हो जाता है, जो कि ईयर के एंड पर हम रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट सेल्स में, परपेचुअल सिस्टम में देखिए, क्रेडिट पर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगले को हम दे रहे हैं कि आप ये ले लें और बाद में हमें इसकी पेमेंट कर दीजिएगा, क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें रिकॉर्ड करता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। 2 एंट्रीज़ होंगी हमारे पास, एक तो सेल्स रेवेन्यू की हो जाएगी हमारे पास एंट्री, और दूसरी हो जाएगी इन्वेंट्री ऑफ क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दोनों चीज़ें रिकॉर्ड कर लेंगे हम। आगे 1 एंट्री हमारे पास होती है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, तो इसमें बेसिकली हम सिर्फ सेल्स रेवेन्यू जो है अपना सिर्फ वही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर देखें आप कॉस्ट कर रहे थे, बट यहाँ पर तो हमें कॉस्ट पता ही नहीं है, क्योंकि हमने अपडेट ही सब कुछ अपने ईयर के एंड पर करना है, तो आपको उसकी स्पेसिफिक कॉस्ट नहीं पता उस सेल की अनटिल आप सब कुछ काउंट नहीं कर लेते। देन थर्ड पे हमारे पास आ जाता है पीरियड का एंड, जो कि पीरियड के एंड पर हम रिकॉर्ड करते हैं। तो नो एंट्री विल बी रिसीडेड। जब सब कुछ आप लाइव अपडेट कर रहे हैं इस परपेचुअल सिस्टम में, तो फिर आपको पीरियड के एंड पर क्या करने की ज़रूरत है? आप कुछ भी नहीं करेंगे, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ बीन अपडेटेड। तो इसमें आप क्या करेंगे, पीरियोडिक इन्वेंट्री में आपको लाजमी करना पड़ेगा, मैनुअली सब कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि एंडिंग इन्वेंट्री आपको अपनी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और साथ में ओपनिंग इन्वेंट्री करनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको करना पड़ेगा, सब कुछ आपको एंट्रीज़ करनी पड़ेंगी, बिकॉज ये आप कर ही पीरियड के एंड पर रहे हैं। चलें आगे देखते हैं इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स के। इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स हमारे पास कौन से हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज। पहले तो इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड का क्या मतलब है? ये वो हमारे पास अकाउंटिंग में मेथड होता है जिन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम जो हमारे पास आइटम्स पड़े हैं, एक कंपनी के पास स्टॉक में पड़े हैं या फिर सेल करने के लिए पड़े हैं, तो उनको मॉनेटरी वैल्यू असाइन करना, उनकी कॉस्ट बताना, तो ये इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड है। तो एक तो हमारे पास हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड हमारे पास एज्यूम करता है कि जो हमारे पास गुड्स पहले रिसीव हुए थे, राइट, फर्स्टली रिसीव्ड इन स्टोर्स और प्रोड्यूस फर्स्टली या फिर पहले बने थे, आर द फर्स्ट वंस टू बी डिलीवर टू द रिक्विजिशन डिपार्टमेंट। बेसिकली यही कहा जा रहा है कि जो आइटम्स पहले बनाए थे उन्हें पहले बेच देना। आपने एक बेकरी ने हमारे पास 200 लोव्स ऑफ ब्रेड बनाए थे 1 जनवरी को, तो उनकी प्राइस थी हमारे पास ₹1 ईच, एंड 200 मोर उन्होंने 2 जनवरी को बनाए थे, और उनकी प्राइस हमारे पास बढ़ गई थी बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई हो गई। जो आपने पहले बनाया था वो आपको सस्ता पड़ा, जो आपने बाद में बनाया वो आपको महंगा पड़ा, ठीक है, वो ₹1.25 के हो गए। तो हमारे पास ये जो हमारा FIFO मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, के जो पहले आया वही पहले जाएगा, ये हमें कहता है कि जो बेकरी ने पहले 100 लोव्स बनाए थे 3 जनवरी को, द कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन उनकी हमारे पास जो थी वो कम थी, ठीक है, बिकॉज डैट वाज द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द फर्स्ट लोव्स इन द इन्वेंट्री। तो द 100 at ₹1 and 200 at ₹1.25 loaves would be allocated to the ending inventory। तो जो एंड पर आपके पास बने थे वो आपके पास एंड में ही इन्वेंट्री में रहेंगे, राइट, और जो पहले बने थे वो पहले आप उन्हें बेचेंगे, ठीक है, बिकॉज जब आपके पास एक पीरियड में प्राइजेस बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन हो जाती है, तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की मदद से आपके पास क्या रिज़ल्ट आता है कि आपको जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं वो लोअर होती हैं
और प्रॉफिट जो है हमारे पास हायर होता है, बिकॉज पहले तो हमारे पास लो कॉस्ट में चीज़ें बन गई थी। एक टाइम पीरियड जब आपने पहले बनाई थी वो लो कॉस्ट में बनी थी, तो वो प्रॉफिट आपको ज़्यादा देकर जाएंगी, क्योंकि आप ओल्डर एंड चीपर, क्योंकि पहले बने थे तो वो चीपर होंगे, तो उन आइटम्स को आप पहले बेच रहे हैं। ओके, इसके फीचर्स हमारे पास क्या है? बेटर इंडिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। बैलेंस शीट पर हमें मदद करता है कि हमें एंडिंग इन्वेंट्री जो है उसकी वैल्यू हमें अच्छे से पता रहे, उसकी बेटर इंडिकेशन करें। नेट इनकम हमारी बढ़ती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो हम पहले बेच रहे हैं, पहली बनी हुई चीज़ें, उनकी कॉस्ट हमारे पास कम थी। इंक्रीजिंग नेट इनकम साउंड्स गुड, नेट इनकम हमारी बढ़ेगी तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। बट डू रिमेंबर डैट इट ऑल्सो हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टैक्सेस दैट अ कंपनी मस्ट पे। अब इनकम बढ़ेगी तो उस पर टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि हमें टैक्स भी कम देना पड़े। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? It is a method that most people feel logically as correct, since it assumes that the stock issues are made in the order in which they are received. तो ये सबसे लॉजिकल बात लगती है कि जो पहले बना उसको पहले बेचें, राइट? तो इसमें आपने एडवांटेजेस में एक बात याद रखनी है कि लॉजिकली करेक्ट है। इशू प्राइजेस आर बेस्ड ऑन द प्राइजेस एक्चुअली पेड फॉर द स्टॉक। तो जो प्राइजेस होंगी जो हम इशू करेंगे वो भी एक्चुअली उसी पर बेस्ड होंगी जो कि आपने असल में स्टॉक के लिए पे की थी। इट इज़ एन एक्सेप्टेबल मैथड फॉर द पर्पजेज़ ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो आपने अपनी स्टेटमेंट्स बनानी है उनमें ये मेथड एक एक्सेप्टेबल मेथड है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इट कॉम्प्लिकेट स्टॉक रिकॉर्ड्स एज इश्यूज हैव टू बी एनालाइज्ड बाय डिलीवरी। तो बस में मसला ये आता है कि ये इश्यूज़, इस इशू से मतलब हमारा यहाँ पर कोई मसले वाला इशू नहीं है। ये वो इशू है कि जब हमसे कोई हमारे स्टोर हाउस से या हमारे वेयर हाउस से कोई आइटम लीव करता है, राइट? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमारे पास चीज़ें कॉम्प्लिकेट क्यों होती हैं कि आप फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स आपने इशू करने हैं, तो आप जस्ट ये नहीं लिख सकते अपने लेजर में कि 10 यूनिट्स इशूड, बिकॉज उनकी प्राइसेस डिफरेंट हो सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है अगर 100 आइटम किसी ने 100 यूनिट्स मंगवाए हैं तो वो 100 यूनिट्स आपके जा रहे हैं एट द रेट ऑफ $10, राइट? और अगले 100 आइटम्स आपके जा रहे हैं एट द रेट ऑफ $12, राइट? तो आपको इनको बाय डिलीवरी, जब तक डिलीवरी होगी आपको इनको एनालाइज करना पड़ेगा। इशू फ्रॉम स्टॉक्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट द मोस्ट रिसेंट प्राइजेस पेड। दिस कुड इन्फ्लुएंस कॉस्टिंग ऑफ वर्क डन एंड मे अल्टीमेटली अफेक्ट द रेवेन्यू। तो यही बात है कि जो हम इशू करते हैं उसको स्टॉक से हम इशू करते हैं तो उसको मोस्ट रिसेंट प्राइस पेड पर हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम अपने तरीके से जो हमें एक्चुअल कॉस्ट पड़ी है उस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इससे हमारा अल्टीमेटली रेवेन्यू इफेक्ट हो सकता है अगर कॉस्टिंग हमने सही से ना की। देन वी हैव लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये मेथड उससे उल्टा है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में था, यानी कि इसमें जो लास्ट इन आएगा वो फर्स्ट जाएगा। तो ये मेथड रिज्यूम करता है गुड रिसीव्ड मोस्ट रिसेंटली इन द स्टोर्स और प्रोड्यूस रिसेंटली आर द फर्स्ट वंस टू बी डिलीवर्ड टू द रिक्विजिशनिंग डिपार्टमेंट। तो जिस डिपार्टमेंट को हमने भेजना है डिलीवरी के लिए तो हम वो आइटम्स भेजेंगे जो कि मोस्ट रिसेंटली बने हैं। ओल्डर इन्वेंट्री देयरफॉर इज़ लेफ्ट ओवर, तो पुरानी इन्वेंट्री बची रहती है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल 200 loaves sold on 3rd January, the same bakery would assign rupees 1.25 per loaf to the cost of consumption, while the remaining 200 at rupees 1 and 100 at rupees 1.25 loaves would be used to calculate the value of inventory at the end of the period. तो देखिए जो उन्हें महंगा पड़ा था, जो उन्होंने बाद में बनाया था उसे उन्होंने बेच दिया, और जो इन्वेंट्री में रखा है उन्होंने 1 रुपीज़ वाली जो उन्हें कॉस्ट पड़ी थी उस पर रखा है। तो इन्वेंट्री में जो एंड पर हम रखेंगे जिससे हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी इन्वेंट्री की, तो वो हमारे पास वो होगा जो कि हमें एट द रेट ऑफ ₹1 पर यूनिट पड़ा था पर लोव। तो इसके फीचर्स क्या है? ये गुड इंडिकेटर नहीं है एंडिंग इन्वेंट्री वैल्यू का, बिकॉज हम उस बेस पे अपना कर रहे हैं, जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें बची हैं उस बेस पे हम अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वो एक्सट्रीमली ओल्ड हो सकती है, परहैप्स ऑब्सोलीट मतलब अब हमारे काम की नहीं है, बिल्कुल ही बहुत ही पुरानी हो चुकी हैं। एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट रिजल्ट इन वैल्यूएशन डेट इज़ मच लोअर दैन टुडेज़ प्राइजेस, क्योंकि पुराने आइटम्स को यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यूएशन भी हमारी ज़ाहिर है लोअर होगी आज की प्राइजेस के मुकाबले में। देन लास्ट इन फर्स्ट आउट रिजल्ट इन लोअर नेट इनकम भी हमारी कम होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हमारे पास हायर है, जो यानी कि हमने बेच दी हैं वो हमने ₹1.25 के रेट पर बेच दी हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि बेच चुके हैं उनकी कॉस्ट हायर है, तो फिर हमारी
ज़ाहिर है कॉस्ट ज़्यादा होगी तो जो हमारी नेट इनकम है वो कम हो जाएगी बिकॉज प्रॉफिट कम हो जाएगा. देन वी हैव द वेटेड एवरेज मेथड. ये मेथड हमारे पास क्या करता है, रिकैलकुलेट्स द एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ईच टाइम अ न्यू डिलीवरी इज़ रिसीव्ड. तो ये हर दफ़ा हमारे पास रिकैलकुलेट करता है अपनी इन्वेंट्री की कॉस्ट को जब भी कोई न्यू डिलीवरी हमारे पास रिसीव होती है. इशूज़ आर देन रिकॉर्डेड एट दिस वेटेड एवरेज प्राइस. देन जो इश्यूज़ होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है इस वेटेड एवरेज प्राइस पर. इट टेक्स द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज रेट इज़, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट. तो आपके पास वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट आ जाएगा. तो बेसिकली वेटेड एवरेज को आप ऐसे समझें कि आप हर चीज़ को एक डिफरेंट वेट असाइन कर रहे हैं. आप हर चीज़ को एक सिंगल एवरेज प्राइस दे रहे हैं, हर चीज़ को एक वेट दे रहे हैं, राइट. सब कुछ मिक्सअप नहीं कर रहे. तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन एंड एंडिंग इन्वेंट्री. हमारी बेकरी वाले एग्जांपल में आप देखें तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वुड बी ₹1.125 पर यूनिट कैलकुलेटेड एज. देखें हमने ये बताया था ना सबसे पहले कि हमारे 200 यूनिट बने ₹1 में, ठीक है, ₹1. देन अगले 200 यूनिट हमारे पास बने ₹1.25 में. अब एक में हम ये कर रहे थे कि इस ₹1 पे हम कैलकुलेशन कर रहे थे बेस अपनी सारी इन्वेंट्री की कॉस्ट. दूसरे मेथड में हम इस वाली पर कर रहे थे. तो वेटेड एवरेज में हमने मिक्सअप नहीं किया. जो हमारे ₹1 पे 200 यूनिट बने थे उनको हमने उससे मल्टीप्लाई किया. देन उसमें हमने ऐड किया जो 200 यूनिट्स हमारे पास ₹1.25 पे बने थे उनको ऐड किया और टोटल जितने यूनिट्स बने थे, जितने लोव्स बने थे उससे डिवाइड कर दिया. तो हमने हर चीज़ को उसका असल वेट असाइन किया. तो इसके फीचर्स क्या हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट फॉल समवेयर बिटवीन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो ये इन दोनों का दरमियानी रास्ता. देन वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो ये देख लेते हैं. हमारे पास एक पीरियोडिक सिस्टम है, राइट, जिसमें हमें उन्होंने बताई हुई हैं 3 डेट्स बताई हुई हैं और यूनिट्स बताई हुई हैं और टोटल बताया हुआ है, उनका हमें रेट बताया हुआ है. ठीक हो गया. तो 1 जनवरी को हमारे पास 100 यूनिट्स थे एट रेट ऑफ 10. तो टोटल इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल आ गया. देन हमारे पास 5 जनवरी को 100 यूनिट्स थे एट रेट ऑफ 11. इनको मल्टीप्लाई किया, टोटल 1100 आ गया. 10 जनवरी को हमारे पास 150 यूनिट्स थे एट रेट ऑफ 12. इनको मल्टीप्लाई किया, 1600 आ गया. ड्यूरिंग पीरियड देखिए हमारे पास टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे, 300 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे, सोल्ड हुए थे, राइट. प्रोड्यूस तो हमारे पास 200 एंड 350 हुए थे. तो हमारे पास 300 सोल्ड हुए हैं, राइट. तो रिक्वायर्ड क्या है, आपने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अंडर ईच ऑफ द कॉस्टिंग मेथड्स. तो कॉस्टिंग मेथड हमारे पास 3 है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज. सो इट्स वेरी इजी. देखें टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस हुए 350, बिक कितने गए उनमें से 300, तो पीछे कितना बचा 50. ये आपकी मतलब कि इन्वेंट्री में बचा. तो आपने इन्वेंट्री की ही कॉस्ट टिक करनी है तो आप इन 50 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल लेंगे. जब हम इन 50 यूनिट्स की कॉस्ट निकालेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि हमने हर मेथड से निकालनी है ना, तो सबसे पहले फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट से निकालेंगे. अच्छा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के मुताबिक जो हमने अपने आइटम सेल कर दिए हैं वो हमने वो आइटम सेल किए हैं जो कि सबसे पहले हमारे पास आए थे, यानी कि एट रेट ऑफ 10 वाले जो से थे, ये जो कॉस्ट थी ये वाले हमने सेल कर दिए हैं. तो एंड पे हमारे पास कौन से बचने चाहिए, क्योंकि जो पहले आ रहे थे वो तो पहले चले गए, यानी कि ओल्डेस्ट आइटम हमारे पास जा चुके हैं. तो इन्वेंट्री में हमारे पास कौन से आइटम्स होंगे, इन्वेंट्री में तो हमारे पास न्यूएस्ट आइटम्स होंगे ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के केस में. तो न्यूएस्ट आइटम किस रेट पर थे, वो थे हमारे पास एट रेट ऑफ 12 पे. तो जब हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से इन्वेंट्री निकालनी है तो इन्वेंट्री में हमें पता है न्यूएस्ट आइटम पड़े हैं, तो हम न्यूएस्ट रेट देखेंगे, यानी कि 50 एट रेट ऑफ 12 देखेंगे हम, राइट. तो 50 एट रेट ऑफ 12 यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 600. फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट में हमारे पास क्या हुआ, देखें लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें जो आखिर पे न्यूएस्ट आइटम्स आए थे ये हमने बेच दिए, ठीक है, इनकी हमने सेल कर दी. मतलब कि इन्वेंट्री में जो आइटम पड़े हुए हैं वो तो हमारे पास ओल्डेस्ट हुए. अब वो ओल्डेस्ट आइटम हुए तो ओल्डेस्ट आइटम की आपको कॉस्ट पता है, वो तो हमारे पास है ये वाली, राइट, ₹100
सॉरी 100 यूनिट्स एट रेट ऑफ ₹10, राइट। तो अब हम क्योंकि इन्वेंट्री में ओल्डेस्ट पड़े हैं, तो जो 50 हमारे पास यूनिट्स बचे हैं इन्वेंट्री में, उन्हें हम ओल्डेस्ट की प्राइस पर देखेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट में, तो उन्हें हम 50 × 10 कर देंगे तो 500 आ जाएगा। अब वेटेड एवरेज में आपने क्या करना है, हर चीज़ को उसका वेट असाइन करना है ना हमने। तो इसका हमारे पास सिंपल फार्मूला क्या था कि टोटल कॉस्ट जो है हमारे पास, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, जो टोटल यूनिट्स हम उसे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट आप इधर देख सकते हैं, ये हमारे पास होगी 1000 प्लस 1100 प्लस 1600। इसको आप डिवाइड कर देंगे अपने टोटल यूनिट्स से, वो थे हमारे पास 100 प्लस 100 प्लस 150 350, राइट। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, तो ये आपके पास पर यूनिट आ जाएगा 10.57, ओके, ये पर यूनिट आ गया। तो अब इसको आपने क्या कर लेना है, ये आपके पास पर यूनिट का रेट आ गया है, ओके। तो इन्वेंट्री में कितने आइटम्स बचे थे, 50, तो इस 50 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10.57 से, ओके, तो ये आपके पास 529 आ जाएगा। चलिए अब आप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी देख सकते हैं। इसमें उन्होंने हमें परपेचुअल सिस्टम दिया है और इसमें भी प्रिपेयर करने का इन्वेंट्री सिस्टम इन तीनों मेथड्स के अकॉर्डिंग, राइट। तो आपने काम सेम टू सेम करना है, बस एक डिफरेंस है कि इसमें देखिए परपेचुअल सिस्टम था, तो इसमें जो भी एंट्री है हर एंट्री के साथ साथ आपने रिकॉर्ड करना है। हर एंट्री के लिए आपने फर्स्ट मैथड लगाना है, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, वो भी देख लें, वो ये इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हम स्टॉक को निकाल रहे हैं। तो जब हम स्टॉक निकाल रहे हैं तो इन यूनिट्स को इतने आपने माइनस करना है, राइट। तो अब हर मेथड में आपने जो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट है, इसमें जो आपका ओल्डेस्ट स्टॉक है वो माइनस होगा, लास्ट एंड फर्स्ट आउट में आपका लेटेस्ट स्टॉक माइनस होगा, और वेटेड एवरेज में तो जो हमने एवरेज कॉस्ट निकाली है उसके हिसाब से ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इस पर सेपरेट लेक्चर बना दूँ फिर, ओके। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।